नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 70 करने वाले हैं और जिन लोगों को सेट का पीडीएफ चाहिए होगा वो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। यहाँ पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार अब सवाल करते हैं। देखिए, कहा पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है। वाटर और शरबत का दो मिक्सचर है। पहले मिक्सचर में वाटर और शरबत के मात्रा का रेशियो 4:1 है और दूसरे में वाटर शरबत के मात्रा का रेशियो 3:1 है। अब मेन लाइन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट डाटा है का उनको 1:2 में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण यानी कि 1:2 के अनुपात में मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनेगा ना, इस फाइनल मिक्सचर में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। 1:2 में मिलाने का मतलब हुआ कि पहला मिक्सचर से 1 लीटर लिए और दूसरा मिक्सचर से 2 लीटर लिए और उन दोनों को मिलाकर एक फाइनल मिक्सचर बनाए हैं। तो देखिए यार, पहला मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी कितना है, 4 और 1 5। दूसरा मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी कितना, 3 1 4 का। इन दोनों मिश्रणों को 1:2 में मिला है। 1:2 में मिला है तो क्या यहाँ रेशियो 1:2 का है क्या, नहीं है। यानी कि रेशियो पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए देखें यार, नीचे वाला 4 से ऊपर में और 5 से नीचे में, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब पहला से बोला 1 लीटर लेना है तो 1 से गुना, दूसरा से 2 लीटर तो 2 से गुना। अब इसमें पहला में 4 एकम 4 से गुना किए तो 4 से हर जगह गुना करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ 5 दूना 10 से गुना किए तो 10 से दोनों जगह, तो 10 एकम 10 और 10 तिया 30 का। अब इन दोनों को मिला दिए तो नए मिक्सचर में का पानी और शरबत का रेशियो दोनों को मिलाइएगा तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 46। टोटल शरबत कितना, 14। अब रेशियो को छोटा कर लीजिए, 2 से 23 और 2 से 7 यानी 23:7। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का धातु के ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। यदि शंकु का ऊंचाई h है तो निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। देखें यार, इस सवाल में एक चीज मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसे समान त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला गया। करने का मतलब ये हुआ कि एक अर्धगोला है जिसको समान रेडियस r वाले शंकु में ढाला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्धगोले को पिघलाकर गोला बनाए और दोनों का रेडियस सेम है। अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाए, अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाए। कहने का मतलब होगा कि अर्धगोले का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोला का रेडियस अगर कैपिटल R है तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2π/3 r³। शंकु का रेडियस r है, हाइट h है, तो शंकु का आयतन होगा 1/3πr² और दोनों का वॉल्यूम जो है ये क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि अर्धगोला को पिघलाकर शंकु बनाए तो दोनों का आयतन बराबर। अब बराबर के दोनों साइड देखिए, π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ठो r से 2 ठो r कैंसिल होगा। तो बाएं साइड बचा 2r, दाएं साइड बचा h, यानी 2r बराबर h। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, 2r बराबर h, 2r बराबर h। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, का किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। साधारण ब्याज मूलधन का, तो का वाला नीचे होता है, यानी कि मूलधन का, तो मूलधन है 36 और साधारण ब्याज है कितना, 1। अब आगे सवाल में कहा ब्याज की दर और वर्ष की संख्या बराबर है। कहा ब्याज का दर और वर्ष का जो संख्या ये बराबर है। तो रेट अगर x% है तो टाइम भी कितना होगा, 1 ईयर। अब यार ब्याज पता है तो आप सबको बचपन से ये चीजें पता है। इसको % में लाके बनाने के चक्कर में मत रहिएगा कि हाँ इसको 1/36 को % में लाएंगे, 100 से गुना, ये 100%, वो सब में टाइम फालतू में खराब हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही कर लीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब यार 4 से 9 बार 4 से 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 25/9 बराबर x²। तो x बराबर
5/3, तो 5/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। रेट बोला तो 5/3%, टाइम बोलता तो भी 5/3 ईयर हो जाता। देखिए का पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। पी काम को करेगा 10 दिन में कर देगा, क्यू 12 दिन में, और आर जो है ये 15 दिन में। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम 60, 10 छक 12 पचे 15 चौक, तीनों वर्कर का एफिशिएंसी पता कर गए। अब का वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है। का काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू भी काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखें यार, टाइम एंड वर्क का ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप होता है कि छोड़ा छोड़ी वाला, जैसे छोड़ के भाग गया, काम करना चालू किया, सबने मिलकर काम करना चालू किया और काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले ये भाग गया, कुछ दिन बाद बी भाग गया। इस तरह से जब भी भागा भागी करना चालू कर देना। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि सर जो वर्कर काम करके भागा है उसका काम घटेगा, जो करके गया है उसका काम घटेगा, जो काम करके भागा करके गया यानी उसका काम घटेगा, और जो वर्कर काम छोड़कर गया उसका काम जुटेगा। तो कहा कि तीनों ने मिलकर काम करना चालू किया और 2 दिन बाद पी काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद छोड़ दिया यानी कि 2 दिन काम किया और उसके बाद भाग गया, तो 2 दिन करके भागा है ना। तो पी 1 दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 12 काम कर दिया होगा। टोटल 60 काम है जिसमें 12 कर दिया, तो शेष बच गया है कितना काम, 48 काम शेष बचा है। 48 काम अभी और बचा है। अब आगे सवाल में कहा काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यों भाग गया। क्यू जो है 3 दिन पहले भाग गया। क्यू 1 दिन में 5 काम, 1 दिन में 5 काम, 3 दिन में कितना, 5 या 15 काम। ये अपने हिस्से का 15 काम। कहा क्यू 3 दिन पहले भाग गया, अगर क्यू 3 दिन तक रहता तो 15 काम करता, लेकिन 3 दिन पहले भाग गया यानी कि ये अपने हिस्से का 15 काम छोड़ के भाग गया। 15 छोड़ के भाग गया तो क्यू को बुलाइए और 15 काम एक्स्ट्रा कराइए, तो 48 और 15 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब यार क्यू को भी आपने बुला लिया, आर बेचारा कहीं गया है नहीं, ये तो आखिरी तक है। क्यू को भी बुला लिए, तो अब आखिरी में आपके पास 2 वर्कर हैं क्यू और आर। अब ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को करेगा, कितना समय लगेगा, क्यू और आर दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम, तो 63 काम कै दिन में, 63/9 यानी कि 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर है 3 का, तो दोनों विक्रय मूल्य का रेशियो क्या करें। देखिए यहाँ रेशियो बोला है तो यहाँ रियल वैल्यू का तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल परसेंट से ही चीजों को काम करने का। 4% लाभ पर बेचा तो 4% का लाभ हुआ यानी विक्रय मूल्य होगा 104। ओके, का दूसरी बार 12% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य होगा 112। रेशियो आ गया सीधा। अब 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8 8 तिया 24, 8 से काटिएगा 8 एकम 8 8 चौक 32 यानी कि 13:14। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे रियल वैल्यू 3 का कोई जरूरत ही नहीं था। का पहले 4% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 104, फिर 12% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 112 और डायरेक्ट विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया और यही पूछा है इसने। अब देखिए कहा कि संख्या इतना के कितने गुणक जो हैं 2160 से विभाज्य हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई एक बड़ा सा नंबर है और उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके उसके सारे पावर को इसने अरेंज, एक बड़ा सा कोई नंबर होगा, सपोज कुछ भी होगा, इस तरह का एक नंबर होगा। अब इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया और सारे फैक्टर को इसने अरेंज करके दे दिया और कहा इसके कितने भाजक जो है 2160 से विभाज्य हैं, यानी कि भाजकों का संख्या निकालना है। अच्छा सवाल है, थोड़ा समझिए। देखिए यार पहले आप ये चीज बताना, जैसे ये है 2 के पावर 10, 3 के पावर 6, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 5 का इस संख्या के कितने गुणक जो हैं, कितने भाजक जो हैं 2160 से विभाज्य हैं, यानी कि 21 इसके भाजकों का संख्या पूछा है। तो 2160 को पहले प्राइम में ब्रेक करिए। थोड़ा सा मुश्किल है चीजें, क्योंकि लैंग्वेज से चीजें क्लियर नहीं हो पाएगा। 1 0 2 8 16 0 2 से 5 4 0 2 से 27 दूना 54 2 से 1 3 5
3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15। अब यार इससे 2160 से विभाज्य है यानी 2160 के फैक्टर को अरेंज करके 2 कैठो है 4 ठो यानी 2 के पावर 4। 2160 से इसको भाग दीजिए। 2160 कहने का मतलब 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 से भाग देना है। जरा भाग दीजिए तो आप लोग, तो यार ऊपर नीचे का बेस सेम है, बीच में भागा का साइन पावर घटेगा। 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 3 में से 1 गया 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 5। अब इसके भाजकों का संख्या पूछा, और आप सबको पता है पहले भी हम लोग सेट में कर चुके हैं। भाजकों का संख्या क्या होगा, तो सबके पावर में 1 जोड़ जोड़ कर गुना सारे पावर में 1। अगर कुल भाजकों का संख्या निकालने को है तो सारे पावर में 1 जोड़ जोड़ कर गुना। 6 में 1 जोड़िएगा 7, 3 में 1 जोड़िएगा 4, 2 में 1 जोड़िएगा 3, और 5 में 1 जोड़िएगा कितना 6 हो जाएगा। अब 6 तिरिक 18 8, 8 चौक 32 2, 2 सते 14। 4 इकाई स्थान पे है क्या किसी का? हाँ, ऑप्शन सी का। पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है, इकाई स्थान टैली कर गया, काम हो गया। अब देखें यार, x का इसने वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है। x का वैल्यू है √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1। y का वैल्यू है √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ओके ना। अब एक चीज देखें, समझना बहुत जरूरी है। जैसे यार ये इस टाइप का मान लीजिए सवाल है, या आप लोग को पता ही होगा, डायरेक्ट कर ही लेते हैं। x का वैल्यू दिया है इसने √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1, और y का वैल्यू है √3 माइनस 1 बट्टा √3 प्लस 1। ये है। तो यार x प्लस y कितना होगा ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। याद होगा, आप लोग पढ़े होइएगा सेट्स एंड डिसेज में ये चीजें। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 4। अब x इंटू बाई क्या होगा, इन दोनों को गुना करिएगा तो क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। x इंटू बाई कितना 1, तो x प्लस बाई का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस x इंटू बाई कितना 1, तो 2 गुना 1 2, 16 में से 2 गया 14। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 2 रुपए प्रति केजी मूल्य घटने से एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का पहला मूल्य ज्ञात करें, यानी कि ओरिजिनल रेट निकालना है। अच्छा एक चीज पहले आप बताइए यार, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं, टोटल 50 रुपए हैं, आप मार्केट लेकर चले गए। अब चीनी खरीदना है, चीनी का रेट है 10 रुपए पर केजी। तो आप बताइए 50 रुपए टोटल पैसे हैं आपके पास और चीनी का रेट है 10 रुपए पर केजी, यानी 1 केजी का रेट है 10 रुपया। तो 50 रुपए में आप कितना चीनी लेकर आएंगे? आप बोलेंगे सर टोटल है 50 रुपए, 1 केजी का रेट है 10 रुपया, तो 50 में 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना क्वांटिटी आ जाएगा 5 केजी। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, टोटल रेट में अगर, टोटल अमाउंट में अगर 1 केजी के रेट से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा क्वांटिटी। ओके ना। तो यही सवाल कहा कि 2 रुपए रेट घटने से एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीद लिया, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं ओरिजिनल रेट है 1 रुपया पर केजी, तो आपके पास 16 रुपए हैं, तो 1 रुपए चीनी का रेट 1 रुपया पर केजी, तो 16 रुपए में कितना चीनी आएगा 16/x। ओके ना। टोटल अमाउंट में अगर 1 केजी के रेट से भागा दीजिएगा तो क्वांटिटी आ जाएगा। अब कहा कि रेट 2 रुपया पर केजी कम हो गया, यानी अब चीनी का रेट हो गया कितना x-2। तो आप बताइए अब 16 रुपए में कितना केजी चीनी आएगा? तो टोटल अमाउंट में 1 केजी के रेट से भागा दे दीजिएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगा। 1 रुपए पर केजी जब रेट था तो इतना केजी चीनी लेकर आते थे। अब रेट 2 रुपया पर केजी घट गया, यानी नया रेट x-2 रुपया हो गया, तो अब इतना केजी चीनी आ रहा है। और इन दोनों क्वांटिटी का अंतर जो है ये कितना केजी का है 4 केजी का है।
तो बराबर में 4। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके अगर सॉल्व करने जाइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको चीनी का ओरिजिनल रेट पूछा है तो चीनी का ओरिजिनल रेट बोला यानी एक्स का वैल्यू पूछा तो ऑप्शन में तो एक्स का ही मान दिया होगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए यार, ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन 2 लीजिएगा तो 2 - 2 0, 0 से किसी नंबर में भाग देंगे तो रिजल्ट इनफाइनाइट आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। 16 कर लेंगे, 16 में से 2 गया 14, तो 16/14 पूरा पूरा कटेगा नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए इंटीजर में, पूरा पूरा कटेगा नहीं यानी ये भी खत्म। 8 लीजिएगा तो 8 में से 2 गया 6, 16/6, ये भी पूरा नहीं कटेगा, ये भी खत्म, बच गया डी, यही होगा, चेक करने का जरूरत नहीं है, ऐसे देख लीजिए। 16, 4 - 2 2 -16/4, तो 2 × 8 16, 4 × 4 16, 8 में से 4 गया कितना, 4 हो जाएगा। देखिए का एक बल्लेबाज का 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। मान लेते हैं कि 19 पारी के लिए उसके रनों का औसत है कुछ एक्स, तो यार 19 पारी के रनों का औसत अगर एक्स है तो 19 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा, 19x। का 20वीं पारी में उसने 100 रन का स्कोर बनाया, 20वीं पारी में 20वां मैच में उसने 100 रन बनाया, 19 मैच तक बनाए गए टोटल रन इतने थे, 20वां मैच में उसने 100 रन बना दिया। अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये फर्स्ट डाटा से 20 मैच का टोटल रन आ गया। अब तक उसने टोटल 20 मैच खेले हैं, ओके ना। कहा कि अब जो है उसका औसत 2 बढ़ गया, अब उसका औसत 2 बढ़ गया यानी 19 मैच तक का एवरेज x था, 20वां मैच में 100 रन बनाया तो उसका अब जो एवरेज है, अब यानी कि 20 मैच के बाद का जो एवरेज है वो नया एवरेज है x + 2। तो यार 20 मैच का औसत इतना, तो 20 मैच का टोटल रन कितना, तो औसत गुना संख्या, तो ये सेकंड डाटा से 20 मैच का टोटल रन, ये फर्स्ट डाटा से 20 मैच का टोटल रन, दोनों टोटल है अतः आपस में बराबर। अब बाएं साइड 19x + 100 बराबर 20x + 20 दूना 40, 19x इधर आके 20 में से घटेगा x, 40 इधर जाके 100 में से घटेगा 60, x बराबर 60 कहने का मतलब 19 पारी तक का एवरेज जो है वो है 60। बोला 20वीं पारी के बाद एवरेज, तो 20वीं पारी के बाद एवरेज 2 बढ़ गया था ना, यानी कि 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62। ऑप्शन नंबर डी। देखें यार इस सवाल को करने का एक और काफी खूबसूरत सा तरीका होता है, आप वैसे कर सकते हैं चाहे तो, ये बेसिक है, ये समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा, वो चीजें थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर जो लोग समझ पाएंगे सही है ना तो बेसिक करिए। देखिए जैमी पारी में रन बनाएगा, जैमी पारी में रन बनाएगा ना, उसके न्यूमेरिकल में से 1 घटाइए। का 20वीं पारी में 100 रन बनाया तो जैमी पारी में रन बनाएगा, 20वीं पारी में 100 बनाया है तो जैमी पारी में रन बनाएगा उसके न्यूमेरिकल में से 1 घटा लीजिए। जैमी पारी में रन बनाएगा उसके न्यूमेरिकल में से 1 घटाकर एवरेज के न्यूमेरिकल से गुना, एवरेज कितना है 2, तो एवरेज के न्यूमेरिकल से गुना, ओके। अब एवरेज में अगर वृद्धि बोला है, एवरेज में अगर वृद्धि बोला तो इस पूरे को रन में से घटा दीजिए, यानी कि 100 में से घटा दीजिए। तो 100 - 20 में से गया 19, 19 दूना 38, तो 100 में से 38 गया कितना, 62 रन, ये आ जाएगा प्रेजेंट एवरेज, ऑप्शन डी। पर समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, बेसिक ही करिए, ज्यादा अच्छा है। का 750 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। कहा बी और सी दोनों को मिलाकर जितना मिलाना उतना ए अकेले पाया है। कहा बी को सी के अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिले, बी को सी के अपेक्षा 125 ज्यादा मिला, यानी यार सी का हिस्सा अगर x है तो बी को 125 ज्यादा यानी कि x + 125 मिला है। आगे का डी को सी के बराबर मिला, डी को सी के बराबर यानी सी को मिला है x तो डी को भी मिला है x। ए के बारे में क्या बोला है जरा देखिए, तो बोला ए उतना पाता है जितना बी और सी मिलाकर, तो यार ए अकेले उतना पाता है जितना बी और सी दोनों को मिलाकर मिलता है, तो बी और सी दोनों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना है, तो x + x 2x अब प्लस 125। कहा कि टोटल 750 है, सबको जोड़िएगा, ए बी सी डी चारों को मिलाकर टोटल कितना, अगर चारों को जोड़िएगा 2x + x 3x + x 4x + x कितना हो जाएगा, ये 5x।
प्लस 125 कितना 250 पर एक्चुअल में है टोटल कितना 750। तो 5x बराबर 250, उधर जाके घटेगा 500, तो x बराबर 100। x 100 है तो का a का अंश यानी a का हिस्सा, a का हिस्सा बोला 100, तो 100 दूना 200, 200 प्लस 125 325, 325 ऑप्शन डी। देखिए, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 2 घंटे में पूरी करने के लिए रेलगाड़ी से और कुछ दूरी साइकिल से चलकर जाता है। क्या टोटल 80 किलोमीटर डिस्टेंस उसको 2 घंटे में ट्रेवल करना है। टोटल 80 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल करना है। का कुछ डिस्टेंस वो रेलगाड़ी से गया और कुछ साइकिल से गया। यदि रेलगाड़ी से यात्रा 100 के गति से और साइकिल द्वारा 20 के गति से तय की, तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए, इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक बेसिक तरीका लगाइए और एक एलिगेशन लगाइए, पर हम बोलेंगे बेसिक ही सही है ज्यादा। देखिए, यहाँ टोटल 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मान लेते हैं रेलगाड़ी द्वारा d किलोमीटर दूरी तय किया है, तो साइकिल द्वारा कितना, टोटल 80 किलोमीटर है जिसमें d किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो साइकिल द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 माइनस d। रेलगाड़ी का चाल 100 किलोमीटर पर आवर है, तो d किलोमीटर दूरी 100 के चाल से जाएगा, समय लगेगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। 80 माइनस d किलोमीटर दूरी साइकिल से 20 के चाल से जाएगा, तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल समय, और इन दोनों को मिलाकर टोटल टाइम लगा है कितना 2 घंटा। अब यार 100-20 का एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये d 20 बचे, तो 5 से दोनों में पन्नी 80 40, 400 माइनस 5d बराबर 2, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4d 5d, और ये d है तो 4d हो जाएगा, और 100 दूना 200, 4d उधर जाके प्लस का 200 इधर आके घटेगा 200, तो d बराबर 4 5 20 यानी कि 50। और बोला क्या रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी से d किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर। देखिए, का n वर्ष के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात। देखिए, सिंपल सवाल है, रेट है 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी कि ब्याज हमेशा मूलधन पर ना, मूलधन 20 यूनिट है, 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 21/20 यानी कि 1 साल में मिश्रधन हो गया 21/20 गुना, 1 साल में मिश्रधन हो गया इतना गुना, तो कहा n साल में कितना गुना, तो पावर में n दे दीजिए। अब अगर दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो 21 के पावर n और बट्टा 20 के पावर n। रेशियो पूछा है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात, तो 21 के पावर n अनुपात 20 के पावर n, 21 के पावर n अनुपात 20 के पावर n, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, सिंपल सा सवाल था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। का n वर्ष के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से राशि एवं मूलधन का अनुपात, राशि कहने का मतलब अमाउंट एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा, तो 5% का फ्रैक्शन होगा 1/20। ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है यानी कि मूलधन है 20, 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन हो गया कितना 21/20। अब यार 1 साल में मिश्रधन हो गया 21/20 गुना 1 साल में हो गया इतना, 1 साल में इतना, तो n साल में कितना, पावर में n दे देना है। अब अलग अलग लिखिएगा तो 21 के पावर n और बट्टा 20 के पावर n, रेशियो लिखेंगे तो 21 के पावर n इस टू 20 के पावर n, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, का ABC त्रिभुज ABC में D और E रेखाओं AB और AC और उनकी समानांतर रेखा BC और DE पर स्थित 2 बिंदु है। का यार BC और DE पर स्थित 2 बिंदु है, लैंग्वेज इसका थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है यार। त्रिभुज ABC में BC और DE पर स्थित 2 बिंदु, BC और DE पर स्थित 2 बिंदु। 1 मिनट इसका लैंग्वेज चेक कर लेते हैं थोड़ा सा यार, पता नहीं यार सवाल का लैंग्वेज भी तो ऐसा ही है, पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, इसको अपने हिसाब से बना लीजिए, लैंग्वेज पे जाइएगा तो लैंग्वेज पढ़ के करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। का AB और AC पर 2 बिंदु है, ऐसा मान लीजिए AB और AC पर 2 पॉइंट्स हैं, एक D है और दूसरा E है। कहा कि DE रेखा जो है BC के पैरेलल है, DE रेखा BC के पैरेलल है, समानांतर है। आगे सवाल में इसने बोला AD है 1 यूनिट,
1 सेंटीमीटर और डीबी है 3 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ADE और ABC के एरिया का रेशियो निकालना है। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो निकालना है। सुने यार, ये अगर DE लाइन BC के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? जैसे ये DE और BC समानांतर है, दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो ये संगत कोण जो है आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इधर भी ये संगत कोण आपस में बराबर। और एंगल ए तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यार देखें एंगल से ट्रायंगल ADE और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया। और आपको पता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल में, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो छोटका ट्रायंगल का ये भुजा है 1 और बड़का का ये पूरा भुजा कितना 3 1 4, तो संगत भुजा का रेशियो हो गया 1/4। तो एरिया का रेशियो जो होगा संगत भुजा के रेशियो के वर्ग के बराबर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1/16 यानी कि 1:16। ऑप्शन डी। देखिए कहा, राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात 3, 4, 7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 रुपया है तो कमल का लाभांश ज्ञात करें। देखें यार, कहा कि पूंजी का रेशियो 3:2, जिस हिसाब से पूंजी लगाएगा उसी हिसाब से लाभ भी होगा। तो यार तीनों को मिलाकर टोटल पूंजी है कितना? 3, 4, 7 और 7 14। टोटल पूंजी 14 यूनिट पर टोटल लाभ हुआ है कितने का? जिस हिसाब से पूंजी लगाएगा उसी हिसाब से लाभ होगा, यानी पूंजी का जो रेशियो होगा वही लाभ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यार टोटल पूंजी यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 14 यूनिट का, पर एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट हुआ है 21,000 रुपए का। 14 यूनिट 21,000। तो कहा कमल का लाभांश ज्ञात करें। तो कमल का लाभांश है क्या यूनिट? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का इसने वैल्यू पूछा है, तो 21,000/14 गुना 7। 7 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 105 यानी 10,500। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा, 2 पाइप ए और बी एक बड़े टैंकर को 60 और 40 मिनट में भर देगा। ए 60 मिनट में भर देगा और बी 40 मिनट में। 60 40 का एलसीएम 120, 60 दूना 40 दिया। का यदि पाइप बी को आधे समय के लिए और पाइप ए और बी को एक साथ बाकी के आधे समय के लिए उपयोग किया गया। ऐसे समझिए, करने के दो तरीके हैं यार। सिंपल जो है ये लाइन मेथड से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए का यार, बी को ओपन किए आधे समय के लिए, पहले बी को ओपन किए आधे समय के लिए और बाकी के आधे समय के लिए ए और बी दोनों को साथ में ओपन किए, तो पूरा टैंक कितने समय में भरेगा? मान लेते हैं पूरा टैंक T घंटे में भरेगा। तो कहा शुरू के आधा समय तक तो केवल बी को चलाए, आधा समय, पूरा टाइम है T घंटा, तो आधा समय यानी कि T/2 घंटा तक तो केवल बी चलता रहा। और उसके बाद ए को भी ओपन किए, आधा समय के बाद ए को ओपन किए, तो अब दोनों साथ में मिलकर चलेगा कितने समय तक? आधा समय तक। आधा समय तक केवल बी को ओपन रखे हैं और बचे हुए आधा समय के लिए ए और बी दोनों को ओपन कर दिए। तो देखें यार, बी 1 घंटा में कितना भरेगा? मिनट में है तो मिनट मान लीजिए। बी 1 मिनट में कई यूनिट भरेगा? 3 यूनिट। तो आधा मिनट में कितना? T/2 से गुना। और बाकी के आधा समय के लिए ए और बी दोनों चला, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना? 3 2 5 यूनिट। 1 मिनट में 5 यूनिट, तो T/2 मिनट में क्या यूनिट? T/2 से गुना। अब बी आधा समय में इतना भरा, बचे हुए आधे समय में दोनों मिलकर इतना भरा, पूरा टैंक भर गया, यानी कितना? 120। अब यार 3T/2 ये 5T/2, तो 5 या 3 8T/2 बराबर 120। 8 से 15 टी 20 से, तो T बराबर 15 दूना 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का, कार P एक निश्चित दूरी को 66 के चाल से 11 घंटे में तय करती है। कार Q इतने ही समय में कार P के अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो कहा Q की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए यार सिंपल है, पहले ये बताइए कि P ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना। P ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, तो दूरी होता है चाल गुना समय। 11 छक 66 हाथ में रहा 6, 11 छक 66 6 6 12 72 क्या? यस
726 किलोमीटर। अब आगे कहा Q इतने ही समय में P की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक। Q जो है P से 242 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी Q ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 968। अब कहा उतने ही समय यानी 11 घंटा में Q 11 घंटा में 968 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो कहा Q का चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। समय लिया है Q कितना, 11। अब 11 से काटिएगा तो 11 अठे 88, 11 अठे 88 यानी कि 88 किलोमीटर बराबर ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 7 अंकों की एक संख्या है 2x 27x 27x 29/6 का ये 72 से विभाजित है, तो 2x + 3y का वैल्यू निकालना है। अच्छा यार, कोई नंबर 72 से कटेगा यानी कि 72 के सारे फैक्टर से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 8 से भी कटेगा और 9, चूंकि 72 के सारे फैक्टर से भी कटेगा, तो 72 का फैक्टर 8 नमा 72 यानी 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान देते रहिए। देखिए आप एक चीज बताइए, 8 से विभाजित होने का रूल तो आप सबको पता है कि सर किसी संख्या के आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 8 से कटेगा। जिस संख्या का आखिरी का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, मतलब वो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो यार 8 से कटने के लिए बाई के जगह पे क्या होना चाहिए, चेक करिए। 8 एकम 8, शेष बच गया 1 और 8 यहाँ पे क्या लें, ताकि 8 से कितना होता है, 8 दूना 16 आना चाहिए, 16। तो यहाँ पे 8 और 1, 8 दूना 16, 8 सते 56, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना ले, जैसे देख लेना यार, इसको 8 से डिवाइड करना है तो एक बार में 8, ये 22 और 6, तो यहाँ पे क्या ले, ताकि 56 रिमाइंडर बच जाए, तो 5 आना चाहिए यहाँ पे। तो 3 अगर आप लीजिएगा, 22 के जगह 3 लीजिएगा तो 8 एकम 8, तब ना 5 अच्छे कितना बचेगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 के जगह पे 3 होना जरूरी है। अगर 22 के जगह 3 है यानी कि 936 में 8 से आप भाग देंगे तो ये कंप्लीट नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से तो कर लिए, अब 9 से डिवाइड होने का रूल है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है, मतलब वो कंप्लीट नंबर भी 9 से कटेगा। तो चेक कर लीजिए का 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 9 20 और 3 23 और 6, 23 6 29, अब प्लस का x। ओके, अब यार 29 से बड़ा नंबर कौन जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 29 से बड़ा नंबर 9 तिया 27, तो छोटा है 9 चौक 36। 36 के लिए x के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। तो सवाल क्या बोला है कि 2x + 3y का मान ज्ञात करें। x है 7 तो 7 दूना 14, y है 3 तो 3 तिया 9, 14 9 9 4 13 यानी कि 23। 23 है नहीं ऑप्शन में, तो सुधार कर लीजिए, इसको बना लीजिए 23। ये है 1/1 प्लस 2 के पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस 2 के पावर b माइनस ए। अब देखें इसको सॉल्व करिएगा तो वेरिएबल को न्यूमेरिकल में चेंज कर लें यार, एक या फिर बेसिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 के पावर a बट्टा 2 के पावर b प्लस 1/1 प्लस 2 के पावर b बट्टा 2 के पावर a। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 के पावर b प्लस 2 के पावर a बट्टा वाला 2 के पावर b ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1/2 के पावर a प्लस 2 के पावर b, ये 2 के पावर a ऊपर चला जाएगा। नीचे सेम है तो एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर b प्लस 2 के पावर a। अब ऊपर हो जाएगा 2 के पावर b प्लस 2 के पावर a, कैंसिल हो जाएगा कितना 1, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसा करिए कि a के जगह 2 और b के जगह 1 लेकर सवाल को बना लीजिए, वैसे भी आसान लगेगा। देखें आगे
का दो धनात्मक सम संख्या का HCF और LCM 2 और 84 है। देखें यार, दो नंबर का HCF अगर 2 है तो पहला नंबर हो जाएगा 2A और दूसरा नंबर हो जाएगा 2B। इन दोनों का LCM कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करिएगा, दोनों का LCM 2AB पर एक्चुअल में दिया है 84। 2 से काटिएगा तो 42 दूना 84, तो AB बराबर आ गया 42। अब AB का फैक्टर बनाइए, A अगर 1 तो B 42, A अगर 2 तो B कितना 21, A अगर 3 तो B कितना 14, 4 तो होगा नहीं, 5 6 7, A अगर 6 है तो B 7। अब यार उसी पेयर को सेलेक्ट करिएगा जिसका HCF 1 होगा। इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो का उन संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का योग, तो पहले संख्या जानना जरूरी है। तो यार संख्या आप देख लें, यहाँ पे तो सारा पेयर पॉसिबल है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। संख्याओं का योग निकालना है तो देख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, संख्या है पहला 2A और दूसरा है 2B, यानी कि 2A यानी 2 गुना A कितना 2 और 42 दूना 84, तो 84 या 2 कितना 86 हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4, 21 दूना 42, तो 42 4 46। यहाँ संख्या 2A, A है 3, तो 3 दूना 6 और 14 दूना 28, 28 6 34। यहाँ पे है 6, 2 गुना 6, 2 गुना 6, 6 दूना 12 और B है 7, तो 7 दूना 14। तो इन दोनों को ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 86 है क्या, नहीं 46 नहीं, 34 है, 34, तो ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट यार, 1 2 1 कम 2, 42 दूना 84, 2 86, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 4 और 42 46, 3 1 का 3 14 42 सही है, 3 दूना 6, 14 दूना 28, 28 6 34, 28 6 34। A है 6, B है 7, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 12 कितना हो जाएगा 26। तो का उन संख्याओं का योग, और इसने कंडीशन भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 34 भी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 34 भी है और 26 भी है, ओके ना। तो कहा यार इसने कंडीशन दिया दो धनात्मक सम संख्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर है ये दोनों सम संख्या और यहाँ भी दोनों इवन नंबर है, दोनों का योग 1 का 34 26। तो कोई जो ऑप्शन पहले है वो सिलेक्ट कीजिए, तो पहले बी है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 हो जाएगा। देखिए का श्री शंकर अपने मासिक वेतन का 25% घरेलू खर्च पर, यार अपने इनकम का 25% घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया तो शेष बचा 75। अब का शेष का 20% बच्चों के शिक्षा और शेष राशि को 20% बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर दिया, शेष बच गया कितना 80/100। अब ये जो शेष बचा है का यदि प्रत्येक योजना में का शेष राशि को 3 अलग अलग समान रूप से निवेश किया है, तो प्रत्येक योजना में निवेश की गई राशि 5600 है, तो शंकर का मासिक वेतन। देखिए यार ये जो रिमेनिंग पैसा बचा इसको कहा कि 3 योजना में इक्वली निवेश किया है, तो ये टोटल पैसे को 3 योजना में इक्वली निवेश किया, तो एक योजना में कितना निवेश किया है 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये प्रत्येक योजना में निवेश की गई राशि आ गया इतना, पर एक्चुअल में प्रत्येक योजना में निवेश किया है कितना 5600। अब यार काटा कुटी कर लीजिए, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से 20 चौक 80, 20 बचे 100, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया x/5 बराबर 5600। तो x बराबर कितना 0 0, 5 छक 30, 5 बचे 25 3 28, ऑप्शन नंबर डी। का 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तु बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 1 रुपए में 4 वस्तु बेचेगा तो एक वस्तु कितना में 1/4 में, तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। एक वस्तु बेचेगा इतना में 4% हानि होगा, तो विक्रय मूल्य कितना 96%। देखिए ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य है अतः आपस में बराबर होगा।
आगे कहा हुआ 1 रुपए की 3 वस्तु यदि बेचे तो कितना लाभ होगा। अगर एक में 3 वस्तु बेचेगा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए यार यूनिटरी मेथड 96/1, बट्टा वाला 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और गुना 1/3, 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128% कहने का मतलब हुआ का कितने का लाभ हुआ, तो 100 से जितना ज्यादा हुआ उतने का लाभ होगा, यानी कि लाभ होगा 28% का। देखिए कहा किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया तथा प्रत्येक सदस्य के भार मापने के बाद उसके औसत वेट मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 kg बढ़ता है तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य के तुलना में कितना ज्यादा भार का है। अब देखिए यार कहा कि ये 5 लोगों का क्रमागत वजन करता है, 5 लोगों का वजन मापता है, और कहा कि हर लोग के वजन तौलने के बाद उन सभी के औसत वजन की गणना किया। हर लोग के वजन को तौलने के बाद उनके औसत वजन का गणना किया तो पता चला कि हर बार औसत भार जो है वो 1 kg बढ़ जा रहा है। तो कहा कि आखिरी सदस्य का जो वेट है वो पहला से कितना ज्यादा है। तो देखिए अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीपल कुछ होंगे, यानी कि वेट ऑफ पीपल मान लेते हैं, लोगों का भार, और यहां पे लोगों का औसत भार। देखिए पहला आदमी आया, उसको तराजू पे चढ़ाए, उसका वजन किए, पहला आदमी को तराजू पे चढ़ाए। इमेजिन करते रहिएगा, कई बार आप लोग गांव में जब वेट उठ करवाते हैं ना, जैसे कोई लेके आया तराजू, सब बारी बारी चढ़ के वजन करते रहता है, मेरा इतना मेरा इतना, उसी हिसाब से कहा 5 लोग का वजन तौलना है, आपके पास एक तराजू है, पहला आदमी को चढ़ा है, कुछ वजन हुआ, कितना वजन पता नहीं, कुछ है, मान लेते हैं XYZ 10 20 50, कुछ भी तो होगा ना यार, कुछ तो वजन होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि नेग्लिजिबल यानी खाली होगा पूरा। तो पहला का वजन कुछ है, यानी कि मान लेते हैं 1 kg। जब मानना है तो कुछ हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट मानिएगा, कुछ भी जब मानना है तो हमेशा स्मॉलेस्ट मानिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। पहला का वजन हमने मान लिया 1 kg, वजन किए, उतार के फेंक दिए, बोले 1 kg है, तो उसका औसत निकालिएगा तो 1 ही kg, चूंकि अभी तक एक ही लोग तौला है तो उसका औसत होगा 1। क्लियर है बात। अब अगला आदमी आया, उसको तराजू पे चढ़ाए, उसका वजन किए, अब उसका वजन किए और उसके बाद कहे रुकब, दोनों का औसत वजन निकाले, दोनों का औसत वजन निकाले तो पाए कि औसत वजन जो है 1 बढ़ गया। पहले औसत 1 था तो 1 बढ़कर हो गया कितना, 2। तो यार अब 2 लोगों का औसत भार 2 है, 2 लोगों का औसत 2 है, तो 2 लोगों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यार पहला का वजन 1 kg है, दोनों को मिलाकर टोटल वजन 4, पहला का 1 तो दूसरा का कितना रहा होगा, 3 kg रहा होगा, मानते हैं बात। अब तीसरा बंदा आया, इसका वजन आप तौले, इसको तराजू पे चढ़ाए, इसका वजन किया और उसके बाद इन तीनों का औसत वजन निकाले, इन तीनों का औसत वजन निकाले तो पाए कि औसत फिर 1 बढ़ गया, तो 2 से 1 बढ़कर हो गया 3। अब तक कितने लोग तौल चुके हैं, 3 लोग तौल चुके हैं, और तीनों को मिलाकर औसत है 3, तो 3 लोगों का टोटल वजन कितना, 3 गुना 3 यानी कि 9 kg। अब यार पहला का वजन 1, दूसरा का 3, तो 3 1 4, तीनों को मिलाकर टोटल वजन 9 में से पहला और दूसरा का 4 घटाइएगा तो तीसरा का वजन कितना होगा, 5 kg होगा कि नहीं होगा। यस। अब देखें आगे निकालने का जरूरत है नहीं, अब इतने से आप देख लें, दूसरा का पहला से 2 ज्यादा, तीसरा का दूसरा से 2 ज्यादा, यानी कि ये सीरीज 2-2 kg बढ़ रहा है, तो चौथा का 2 ज्यादा 7 होगा, पांचवा का 2 ज्यादा 9 होगा, काम खत्म हो गया। का आखिरी सदस्य का भार पहला से कितना ज्यादा है, तो आखिरी सदस्य का वजन है 9, पहला का 1 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन उधर होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। ओके चलिए आगे, चलिए तो इसका आंसर कितना था, 8 kg। आगे बढ़ते हैं। देखिए का एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन यानी कि 23% छूट देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। 23% डिस्काउंट दिया फिर भी 10% का लाभ हुआ। तो देखें यार मार्क प्राइस है सपोज 100 यूनिट है,
23% छूट दिया तो बेचा कितना में, 23% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में, 77 में का, उसको 10% लाभ हो गया तो क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना करिएगा तो 100/110, 0 से 0 11 सते 77, यानी कि विक्रय मूल्य होगा कितना, 10 सते 70 रुपया। क्लियर, सॉरी क्रय मूल्य कितना होगा 70 का, उसे 56 का लाभ हुआ यार, विक्रय मूल्य है 77, क्रय मूल्य है 70, लाभ हुआ कितने का, 7 का, पर एक्चुअल में लाभ दिया है 56 रुपए, 7 यूनिट 56 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 8, 1 यूनिट 8 है तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 8 गुना 100, 800 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का के किस मान के लिए व्यंजक x के पावर 6 माइनस 18 एक्स क्यूब प्लस के एक पूर्ण वर्ग है। देखिए यार दुनिया में दो ही चीज पूर्ण वर्ग है, एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दो ही चीज पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण घन की बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब और एक है a माइनस बी का होल क्यूब। जब भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बोले पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन तो वो हमेशा या तो पूर्ण वर्ग बोलेगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे अरेंज हो रहा होगा या x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे। अगर पूर्ण घन की बात करेगा तो a प्लस बी का या x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई के होल क्यूब पे अरेंज हो रहा होगा। यही दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। तो का ये कंप्लीट व्यंजक जो है एक पूर्ण वर्ग है। तो यार पूर्ण वर्ग यानी कि या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, अगर एक माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस पे अरेंज हो रहा होगा। तो इसको अरेंज जड़ा करिए, a स्क्वायर तो x के पावर 6 को आप लिख सकते हैं x क्यूब के पावर 2 माइनस 2 a कितना है, ये तो पता है आपको कि सर a है x क्यूब गुना, यार आप देखें 2x क्यूब कितना से इसमें गुना करें ताकि ये 18x क्यूब बन जाए, कितना से, तो आप बोलेंगे 2 है 2 नमा 18, 9 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 18x क्यूब और प्लस यहाँ पे ये b पता चल गया 9, b पता चल गया 9 तो ये होगा b स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो देखिए ये है a स्क्वायर, a के जगह x क्यूब है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो यार क्लियर है, ये अब क्या बन गया अपना, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। के का मान बोला तो यहाँ कंपेयर करिए, यहाँ के है और यहाँ 9 का स्क्वायर है तो के बराबर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का रितेश गौरव और जुगनू, रितेश गौरव और ये जुगनू का 2:7 के अनुपात में निवेश किया है। तो इनके द्वारा निवेश किए गए राशि का रेशियो इसने दे रखा है। अब आगे सवाल में कहा उनके निवेश की वापसी के बाद इनकम, यानी कि जैसे आप तीन लोगों ने मिलकर किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए और कहा कुछ समय के बाद आपको जो उससे प्रॉफिट हुआ, जो इनकम हुआ उसका रेशियो दिया है 5:3:2 का। इनकम कहने का मतलब ये लाभ का रेशियो दिया है 5:3:2 का। कहा गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात करें। देखें यार पहले तो अनुपातिक मान को वास्तविक x से गुना कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताएं राहुल को या का रितेश है तो रितेश को कितने का लाभ होगा। तो यार देखें जो भी पार्टनर होगा, जो भी व्यक्ति, लाभ कितना मिलेगा किसी को, जिस हिसाब से पूंजी लगाएगा उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो रितेश पैसा लगाया है 2x और रितेश को लाभ हुआ है कितना 5, रितेश को लाभ हुआ है 5 यूनिट, टोटल कितना में, तो 5 3 8 2 10 में। तो ये रितेश का प्रॉफिट है इतना। कहा जुगनू ने गौरव ने पूंजी लगाया है 5x, इसको प्रॉफिट हुआ है कितना 3, गौरव को प्रॉफिट हुआ है कितना 3, टोटल कितना में 100 में, तो 100 में। और जुगनू ने पूंजी लगाया है 7x, इसको प्रॉफिट हुआ है कितना 2, टोटल कितना में 10 में, तो 10 में। क्लियर है। अब आगे कहा गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, गौरव रितेश से 150, ये गौरव जो है रितेश से ज्यादा कमाता है कितना। तो देखे काट कुट मत कर लीजिएगा, क्योंकि सबके बट्टा में 10 रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा एलसीएम लेने में। तो ये 5 दूना 10, x 5 तिया 15, तो 15 में से 10 गया कितना 5x। गौरव का जो हिस्सा है वो रितेश से 5x/10 ज्यादा, पर एक्चुअल में कितना ज्यादा है 150 रुपया।
तो 5 से काटिए 2 बार में, तो x बराबर 15 दूना 30 यानी 300। सवाल कहा कि कुल इनकम ज्ञात करें। देखें यार, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो सबको जोड़ लीजिए। 5 दूना 10, x 5 तिया 15, 10 और 15 25, 7 दूना 14, 25 और 14 कितना हो गया 39 x बट्टा 10, यानी 39 गुना 300 बट्टा 10। 0 से 0, 0 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 1170। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा रघु और सीता की वर्तमान आयु 7 और 14 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी थी? 3/4, 1 तिहाई, आधी 2 तिहाई, कितना था ये बोला है। तो यार रघु का एज है 17 साल और सीता का एज है 41 साल। 5 साल पहले, तो यार रघु का प्रेजेंट एज 17 है, 5 साल पहले रघु का एज कितना रहा होगा 12। ओके ना। सीता का वर्तमान आयु 41 वर्ष है, 5 साल पहले कितना रहा होगा 36 साल। अब कहा कि रघु की आयु सीता की आयु का कितना है। रघु का एज सीता के एज का कितना है, सीता के एज का, तो सीता का एज बट्टा में 12 तिया 36 1 तिहाई है। ऑप्शन नंबर डी। देखें कहा 78 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। देखें यार 78 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18 से गुना। इतना के चाल से चलकर 27 सेकंड में तय की गई दूरी कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और ये जो दूरी आएगा ये दूरी कितना होगा, तो कोई भी जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग जितना दूरी ट्रेवल करना होगा। तो कहा कि चाल गुना समय जो दूरी आएगा ये दूरी ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेट का लंबाई, यानी कितना 445 होगा। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आप लोगों को टी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। कहा एक घन के सभी भुजा का योग 48 है। भुजा कहने का मतलब होता है किनारा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है इसका फलक पृष्ठ और किनारा। भुजा में अंतर है भाई। फलक होगा 6, किसी भी घन या घनाभ का फलक यानी पृष्ठ होता है 6 ठो। भुजा बोले या किनारा, बात एक ही है। भुजा या किनारा कहने का मतलब 12 ठो होता है। तो घन के भुजाओं का योग 48 है। घन का सभी भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। टोटल 12 है तो 12 ए पर एक्चुअल में दिया 48, तो ए बराबर 4। घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम भुजा क्यू, तो 4 का क्यू कितना 64। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 3x के पावर 4 माइनस इतना का गुणनखंड x माइनस 2 है। देखिए यार x माइनस, जैसे हम बोले कि 6 का एक फैक्टर है 2, 6 का फैक्टर है 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि 6 जो है 2 से पूरा पूरा कटेगा यानी कि शेष बचेगा 0। अगर 6 का फैक्टर 3 है यानी कि 6 3 से पूरा पूरा कटेगा यानी कि शेष बचेगा 0। तो कहा ये जो कंप्लीट व्यंजक है इसका गुणनखंड x माइनस 2 है। अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x माइनस 2 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 0। तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू आ गया कितना 2। अब x का मान इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करिएगा आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू पुट करिए, तो मेंटली कर लीजिए 2 के पावर 4 16 तिया 48 माइनस 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 8 से दोनों में गुना करिएगा तो 8a और माइनस 8 दूना 16 और माइनस, यहाँ माइनस क्यों हो गया, प्लस ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4। अब जैसे ही x का वैल्यू पुट किए, चूंकि ये जो है उसका एक गुणनखंड है यानी कि जैसे ही x का वैल्यू पुट किए जो रिमाइंडर आएगा ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यार देख लें 48 में से 16 या 16 4 20, 20 4 24, तो 24 माइनस 8 है इधर आके प्लस 8 है, 8 से काटिएगा 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए साइन 17 डिग्री बराबर x बट्टा बाई है। तो पहले तो आप ट्रायंगल बना लीजिए राइट एंगल, ये 90 है। कोई भी एक 17 ले लीजिए। सपोज ये वाला एंगल अगर 17 डिग्री है, आपको पता है सर एक 90 है तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है। एक 90 है तो बाकी दो का योग भी 90 होगा। ये 17 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब देखिए जरा
साइन 17 होता है पी बट्टा है, तो 17 के लिए लंब है x और कर्ण है y, तो आधार हो जाएगा कितना, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बोला सेक 17 डिग्री, अच्छा सेक को क्या होगा h बट्टा b, तो 17 के लिए h तो सब के लिए, कर्ण तो फिक्स है, h है y बट्टा b। 17 डिग्री के लिए बेस कितना है ये वाला, रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और माइनस साइन होता है p बट्टा h। ध्यान रखिएगा 73 डिग्री के लिए लंब जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, तो साइन होता है p बट्टा h, तो 73 के लिए p यानी कि लंब है कितना, रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टा में कर्ण है कितना y। अब यार एलसीएम हो जाएगा अपना y इंटू रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्रॉस करिएगा तो y स्क्वायर माइनस रूट अंडर y स्क्वायर गुना y स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर x स्क्वायर बट्टा y इंटू रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थैंक यू यार, धन्यवाद आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।